नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आप सभी का प्रिपरेशन मंत्र पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ व्याख्या और तालिका व्याख्या। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 20 क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से आते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। तो हम आज पास्ट ईयर पेपर उठाते हैं शिफ्ट 1 का और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और क्या अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये मैंने सिलेबस भी डाल दिया आपको, पता नहीं विजुअल होगा कि नहीं, बट मैंने डाल दिया है। 20 नंबर का है ये, सिंगल टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहले हमें ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन टेबल के आएगा ना। तो ग्राफ में दे रखा है, द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी। इतिहास और भूगोल का हमें अनुपात दे रखा है, मतलब हमें H/G दे रखा है और इसकी जो वैल्यू आई है ना, ये हमें वैल्यू दे रखी है अनुपात की। तो ये अनुपात ही समझ लीजिए, ये अनुपात दे रखा है हमें। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। मतलब पूछ रहा है कितने बच्चों के हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है और ज्योग्राफी में कम नंबर है। तो देखो, अगर ऑब्जर्व करो कि अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही है और नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कम है, तो हमेशा हमारी वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। एक मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक बार देख लो। वैसे आपको पता होगा, बट एक बार थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं। देखो देखो, जैसे ये 4/3 हो गया, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा हमारा इसका? 1.33। 5/4 हो गया, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे की वैल्यू कम है, तो कितना आ जाएगा? 1.20। और अगर 6/5 हो गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1.2। तो देखो, अगर ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है और नीचे की वैल्यू कम है तो हमारा आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। इन सब केसेस में 1 से ज़्यादा आएगा। और अगर इसका ही रिवर्स करें, सपोज 3/4 कर दिया हमने, 4/5 कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 0.75। ये कितना आ जाएगा? 0.8। तो इस केस में अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें H/G की वैल्यू दे रखी है, H/G की, और पूछ रहा है हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा है, जी में ज्योग्राफी में कम है। तो देखो, अगर हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो देखो 1 से ज़्यादा कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। तो 3 जगह 1 से ज़्यादा है, मतलब 3 जगह बच्चे जो हैं, 3 जगह जो बच्चा है, स्टूडेंट 4, 5 और 7, इनके हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स हैं ज्योग्राफी से। तो टोटल हमें से पूछा कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? तो 3 स्टूडेंट्स। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। मतलब हिस्ट्री में कम नंबर मिले हैं, हिस्ट्री में कम है, ज्योग्राफी में ज़्यादा है, तो वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर का कम है, नीचे का बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो हम देख लेते हैं लेस देन 1 किस में है। तो देखो, यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है और यहाँ पे लेस देन 1 है। तो स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 6, तो 1, 2, 3, 6 इन बच्चों के ज्योग्राफी में ज़्यादा नंबर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। पूछ रहा है जो स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 3 है और जो स्टूडेंट 4 है, इनके जो ज्योग्राफी में मार्क्स हैं, इनके जो ज्योग्राफी में मार्क्स हैं, तो 4 कितना परसेंट ज़्यादा पाया है 3 से ज्योग्राफी में मार्क्स। अब देखो, जब हम क्वेश्चन देखोगे ना
तो हमें ये वैल्यू किसकी दे रखी है, h/g की दे रखी है। हमें ना ही g की वैल्यू पता है, ना ही हमें h की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ रेशियो पता है, हमें सिर्फ रेशियो पता है। तो हम ज्योग्राफी के मार्क्स पता ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये कैसे निकालेंगे कि इसके कितना % ज़्यादा है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा हमें पर्याप्त नहीं दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट। अगर हमें हिस्ट्री का भी मार्क्स दिया होता तो भी हम इस रेशियो से निकाल लेते कि ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हैं, बट हमें दे नहीं रखा है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास पूरा है नहीं, पर्याप्त डेटा पर्याप्त नहीं है कि हम बता पाएँ कि कितने % ज़्यादा पाया है ये। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इतिहास बाई भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो मैंने शुरू में ही बताया, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये क्या है, ये अनुपात है, ये अनुपात ही तो है, h/g की वैल्यू ही तो है। तो हमसे पूछ रहे हैं जो सबसे बड़ा अनुपात, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो गया 1.55, सबसे छोटा अनुपात क्या होगा 0.35, के बीच का अंतर बताना है। तो कितना हो जाएगा 1.55 और 0.35, इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा 1.20। तो समझ में आ गया 1.20। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा ना कि हमें एक सब्जेक्ट का अंक पता होना चाहिए, तो हम रेशियो से निकाल लेंगे। तो हम छात्र 4 की बात कर रहा है, छात्र 4 की बात कर रहा है ये, तो ये क्या है, ये h/g है, h/g है, 1.25 वैल्यू दे रखी है। अब हमें ज्योग्राफी के मार्क्स दे रखे हैं 60, तो इसको 1 मान लो, अगर 1 तो लिख ही सकते हैं अपॉन में, 1 बड़ा बेकार लिखा गया, 1 लिख ही सकते हैं। तो हमें ज्योग्राफी के मार्क्स दे रखे हैं 60, तो हमसे पूछा है 1.1 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 1.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर लो, 60 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 75, हो गया क्वेश्चन। क्यों, h/g की वैल्यू हमें 1.25 दे रखी है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री में 1.2 नंबर है, 1.25 है, ज्योग्राफी में 1 है, लेकिन ज्योग्राफी में 1 का मतलब कितना है, सॉरी थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं ना। तो हम कहाँ पे थे, h की वैल्यू 1.25 है और g की वैल्यू 1 है, और 1 का मतलब 60 है, तो 1.2 का मतलब कितना होगा 75 होगा। तो ये तो पहला तरीका है, हमारा आंसर कितना हो गया 75। हम एक दूसरा अप्रोच भी देख लेते हैं, जैसे 1.25 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/4 h/g, तो मतलब h की वैल्यू 5 है, g की वैल्यू 4 है, ये मतलब हुआ। तो 4 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 चौका 20 और 15 पचे 75। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सारे क्वेश्चन हो गए ना। हाँ, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो बार ग्राफ से रिलेटेड है। तो हमें क्या दे रखा है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये ग्राफ दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो देखो मतलब पूछ रहा है कि इंक्रीज, सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हुआ, पास्ट ईयर की अपेक्षा सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे टेबल को, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, क्योंकि 56 से 51 हुआ है तो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन बढ़ा है और यहाँ पे बढ़ा है। अब हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ा है। तो देखो यहाँ पे कितना घटा है, यहाँ पे तो घटा है खैर। अब देखो यहाँ पे बढ़ा है 2 बढ़ा है, कितने में 51 में। हाँ 2/51 बढ़ा है, इतना तो बढ़ा है। इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बढ़ा है 12/53, 12/53 बढ़ा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा। तो कितना आ गया 12/53। यहाँ पे कितना बढ़ा है 11/65, क्योंकि 11 बढ़ा है ना, 65 तो 76 कितना होता है, 11 इंक्रीज हुआ, कितने में इंक्रीज हुआ 65 में इंक्रीज हुआ, तो 11/65 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ा है 10/58, यहाँ पे कितना बढ़ा है 5/68। तो हमें ये 5 वैल्यू दे रखी है, 2/51,
ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज है, रेशियो है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम राइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज इंक्रीज है वो निकालना है हमें। तो हम देखेंगे 2/51 है, 12/53 है, 11/65 है, 10/58 है और 5/68 है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम क्या निकाल लें, सबका परसेंटेज निकाल लें, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। यार ये तो मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम एक चीज़ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कोई वैल्यू है, अगर अनुपात में वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में, जैसे मान लो दे रखा है 5/7 दे रखा है ना, या तो कोई इजी वैल्यू ले लेते हैं, हम कोई इजी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे दे रखा है 5/10 वैल्यू दे रखी है, एक और वैल्यू है 5/10 ना, तो अभी तो दोनों बराबर है, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अब अगर हम नीचे वाली वैल्यू को कम करते हैं, सपोज नीचे वाली वैल्यू को कम कर दिया, अभी कितने वैल्यू आ रही है इसकी, 0.5 आ रही है इसकी वैल्यू ना। अब हम वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं, जैसे 5/8 कर देते हैं, नीचे की वैल्यू कम कर दिए, तो ये श्योर है कि इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो 0.5 से ज़्यादा आएगी। कैसे, यहाँ पे देखो कैसे आएगी, इसको डिवाइड करो, कितना हो गया, 5×6 = 48.25, इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी आएगी ना, 5 से मतलब इससे ज़्यादा आएगी, सॉरी 0.625 होगा ये, तो 0.625 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है, नीचे हमने वैल्यू कम की तो ये वैल्यू इंक्रीज कर गई। अब कोई हम बड़ी वैल्यू देखते हैं, अगर देखो अगर हम कोई बड़ी वैल्यू देखते हैं, अब सपोज 1226 लिखा है, यहाँ पे 2956 लिखा है ना, यहाँ पे भी लिखा है 1226 और नीचे लिखा है 2956, तो अभी तो दोनों वैल्यू बराबर है। बट अगर हम इसकी वैल्यू कम कर दें, जैसे 1226 कर दें और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर दें, जैसे 2900 कर दें, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, इस वैल्यू से ज़्यादा रहेगी है। समझ गए ना क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को इंक्रीज करो, जब डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होता है तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होता है वैल्यू कम होती है, और डिनोमिनेटर को जब हम कम करते हैं तो वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखो क्वेश्चन सॉल्व तो कर लो, अच्छी बात है, बट बहुत से क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज था, यहाँ पे इंक्रीज था हमारा 2/51, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था 12/53, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था 11/65, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था 10/58 और यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 5/68। तो अब देखो, अब देखना हमें ये है कि देखो ये दोनों तो बहुत छोटे हैं, ये दोनों वैल्यू तो बहुत कम आ रही है, तो इन दोनों को तो रिजेक्ट कर दो, इसको भी रिजेक्ट कर दो, इसको नहीं रिजेक्ट करो लेकिन इन दोनों को रिजेक्ट कर दो तुरंत, क्योंकि ये वैल्यू इसकी अपेक्षा में काफ़ी कम आ रहे हैं, देखने से ही लग रहा है। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 10% से भी कम आ रही है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 4%, इसकी वैल्यू करीब 4% आ रही है, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू लगभग 10-11-12% आ रही है, 11-12% आ रही है ना। अब देखो इसकी वैल्यू लगभग 20% के आसपास आ रही है। अब देखो हमें इन तीनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो नीचे की वैल्यू कम है, इन तीनों में देखोगे तो सबसे कम वैल्यू नीचे की है इसकी 53, 65, 58 में नीचे की वैल्यू सबसे कम इसकी है, मतलब डिनोमिनेटर सबसे कम डिनोमिनेटर इसमें है। और न्यूमरेटर भी देखोगे अगर, तो न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा इसका है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो ये तो साफ साफ दिख गया कि यही वैल्यू सबसे बड़ी है। ये बात समझ में आ गई ना, डिनोमिनेटर छोटा है तो अगर इनका डिनोमिनेटर अगर ऊपर की वैल्यू सेम भी रहती, अगर ऊपर की वैल्यू सेम भी रहती और डिनोमिनेटर इसका छोटा था तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। हमने पीछे देखा कि न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है,
इन तीनों में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी की होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू बढ़ती है। और ऊपर की वैल्यू देखो, ऊपर की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। अगर ऊपर की वैल्यू इंक्रीज करें, जैसे न्यूमरेटर है सपोज 5/6 है ना, और इसको हम ऊपर की वैल्यू इंक्रीज कर दें, 6/6 कर दें, 7/6 कर दें, तो ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना, वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। तो डिनोमिनेटर कम है, ऊपर से न्यूमरेटर भी सबसे बड़ा है, तो साफ साफ दिख गया कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है 12/53। तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ था, यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2016-17 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया। तो ये कह रहा है कि जो शुरू के बाद के 4 ईयर है, अंतिम 4 ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ वो पिछले 4 वर्षों में, शुरू के 4 वर्षों में जो प्रोडक्शन हुआ उससे कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे कि यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे कि यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब सही है, हाँ कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया ये होगा 275। इसको जोड़ लो, कितना हो गया 50 50 50 50 200 210 220 225, ये हो गया हमारा 225। ये कितना हो गया 275। तो हमसे पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो 275 और 225 काट दो, कितना हो रहा है 9 टाइम्स आएगा, ये 11 टाइम्स आएगा, ये होगा ना। तो शुरू का प्रोडक्शन कितना था 9 था, बाद का प्रोडक्शन 11 होगा, तो कितना इंक्रीज हो गया 2 का इंक्रीज हुआ ना, 2/9 इंटू 100, तो 200 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 दूना 18 ना, तो कितना हो गया 22.22 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, मतलब पूरा एवरेज। तो हमने इसका निकाला था 275, तो इन 4 साल का कितना हुआ 275, इन शुरू के 4 सालों का कितना हो गया, ये 275 हो गया, ये हो गया 225, हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में। हमसे पूछा है ये इन 4 सालों का, दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया, ये 500 हो गया, और हमसे एवरेज पूछा है, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, हर ईयर का हमें 8 साल का निकालना है एवरेज प्रोडक्शन। तो कितना हो गया 8 6 48 2 62.5 हो गया इसका आंसर, मिलियन टन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो ही चुका है, हमने ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। अब पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4, सॉरी ये तो हो चुका है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष रहा है। तो सिंपल जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, वही पूछा है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उत्पादन कम कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा कम प्रतिशत उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कहाँ हुआ है। तो देखो प्रोडक्शन डिक्रीज एक तो यहाँ पे हुआ है, दूसरा प्रोडक्शन डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कितना हुआ है 5/56 हुआ है यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा परसेंटेज डिक्रीज। तो ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग ये 10%, अगर यहाँ 50 होता तो ये 10%, लेकिन 56 है तो लगभग ये 9.5 समथिंग आसपास कितना परसेंट आएगा परसेंटेज डिक्रीज। यहाँ पे वही चीज़ देख लेते तो कितना आएगा, ये कितना डिक्रीज हुआ है 2 18 18/76, इतना डिक्रीज हुआ है ना। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 24% के आसपास, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, 18 4 जा 72 होता है, तो लगभग कितना आ जाएगा 25% के आसपास। लेकिन ये 72 ना होकर 76 है, तो 75 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 25% से थोड़ा कम आएगा, तो 24 मान लो, लगभग 24 मान लो। तो कहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हुआ
यहाँ पे या यहाँ पे, तो डिक्रीज यहाँ पे ज़्यादा हुआ 2018-19 में। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो बिना कैलकुलेशन किए, बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए भी हम निकाल सकते हैं रफली। हाँ, तो पूछ रहा है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना है। 2014-15 में 2014-15 में कितना है 51। पूछ रहा है 2019-20 के उत्पादन का कितना परसेंट है, मतलब कितना भाग है। तो 68 डिवाइड बाई 68 कितना हो जाएगा ये 17 के पहाड़ में आता है, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। तो ये 5 सेल्समैन